जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, कोई भी नहीं समझ पाया चीन के दबदबे के बीच कैसे भारत ने बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चल दी। दोस्तों, यूं ही न्यूजीलैंड नहीं पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इंडो पैसिफिक दांव पर बहुत बड़ा खेला कर दिया। अभी हाल ही में परमाणु परीक्षण किया था चीन ने दोस्तों प्रशांत क्षेत्र में, तब भारत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन अंदर अंदर भारत को पता था हमें कैसे जवाब देना है। दोस्तों, आपको बताएंगे कैसे चीन को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया भारत ने। बहुत बड़ी चौंका देने वाली और समझने वाली खबर आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, उधर क्या चिकन नेक निशाने पर है बांग्लादेश में आईएसआई आतंकी कैंपों के दावों से भारत की बड़ी चिंता। बताएंगे किसने ये बड़ा दावा किया, किसने ये चेतावनी दी है। दोस्तों, कैसे बांग्लादेश की सेना और पाकिस्तान की सेना दोनों मिलकर चिकन नेक के पास आतंकवादियों को दे रही है ट्रेनिंग। क्या होने वाला है कुछ बड़ा। वहीं सरकार में आते ही बालेंद्र शाह लगातार भारत को अकड़ दिखा रहे थे, भारत को तुच्छ समझने का प्रयास कर रहे थे दोस्तों, लेकिन भारत ने 2-3 बार ऐसे लगाम खींचा नेपाल का कि नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार भारत को लेकर अचानक से जी हजूरी पर उतर आया। दोस्तों, बताएंगे नेपाल की बालेंद्र सरकार ने अब भारतीय बॉर्डर को लेकर कौन सी बड़ी राहत दे दी। आप भी कहेंगे कि भारत पाकिस्तान की तरह हो हल्ला नहीं करता, जो काम करना होता है अंदर खाने भारत कर देता है, और यही होना भी चाहिए। बताएंगे दोस्तों इस बार कैसे लगाम खींची है नेपाल की भारत ने, भारत की मोदी सरकार ने। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे वियतनाम से सबसे बड़ी खबर, जहां 15 भारतीयों की मौत की जानकारी सामने आ रही है अचानक। कैसे हुआ ये हादसा, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। बस रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि चीन जो भारत को तुच्छ समझने का या फिर भारत को इग्नोर करने का प्रयास करता है और वो सोचता है कि वो जो करेगा वही ठीक है, तो भारत भी जवाब देना जानता है और भारत भी ठीक उसी के अंदाज में जवाब देना जानता है। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली और सबसे अहम जानकारी की, जहां हिंद प्रशांत में चीन की चाल नाकाम होती दिखाई दे रही है। भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ रिश्ते बढ़ाने और मजबूत रक्षा समझौते करके चीन को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हाल ही में नई दिल्ली में अपने जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ हाई लेवल की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया। ये बताती है दोस्तों यात्राएं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन यात्राओं में नई दिल्ली की इंडो पैसिफिक नीति पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। दोस्तों, क्योंकि बदलते भू राजनीतिक तनाव के बीच क्षेत्रीय शक्तियां समुद्री सहयोग को मजबूत करना चाहती हैं। आखिर क्या चाहता है भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीते 6 जुलाई को रवाना होने से पहले सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक लेख को शेयर करते हुए कहा था कि यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और आजाद और खुले इंडो पैसिफिक के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, पीएम मोदी जी का वो ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने लेख को शेयर करते हुए कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में मैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कई कार्यक्रमों में शामिल होऊंगा। इन मुलाकातों का मकसद विकास के इन अहम साझेदारों के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना और ये पक्का करना होगा कि हमारा देश, हमारे देश के युवाओं को आने वाले समय में और ज्यादा मौके मिले और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब इस क्षेत्र में रणनीतिक प्राथमिकताएं बदल रही है। ऐसा वॉशिंगटन द्वारा अपनी चीन नीति में बदलाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण हो रहा है। हाल ही में एक सैन्य अभ्यास के दौरान चीन द्वारा प्रशांत क्षेत्र में परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण ने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि रिटायर्ड है, उनके मुताबिक यानी जेएस सोडी के मुताबिक चीन का मकसद भारत को चारों तरफ से घेरना है। वो एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश और तीसरी तरफ नेपाल के जरिए भारत को जमीनी स्तर पर घेरना चाहता है। वो भारत को समंदर में पूरे तरीके से घेरने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बढ़ाने के बाद चीन हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इन्हीं खतरों को भांपते हुए भारत ने भी बड़ा दाव चल दिया। वो एक तरफ जहां
जहां हिंद प्रशांत में अमेरिका के साथ मजबूत गठजोड़ बनाने में लगा हुआ है, तो वहीं वो समंदर की छोटी मगर प्रभावशाली ताकतों के साथ मजबूती से हाथ मिला रहा है और समुद्री आर्थिक और रक्षा समझौते कर रहा है। दोस्तों, जे सॉडी का कहना है कि चीन जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उस पर कभी भी खुलकर भरोसा करना पाप है। वो दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो समंदर की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर ऐसा जाल बनाए ताकि चीन के दबदबे को रोका जा सके, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। दोस्तों, भारत लगातार इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है। पूर्व राजनयिक अजय मल्होत्रा के मुताबिक उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया दोनों महासागरों के बीच समुद्री प्रवेश द्वार का काम करता है। ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में भारत की सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारियों में से एक का मजबूत काम करता है, यानी एक काम को मजबूत करता है। न्यूजीलैंड प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी को बढ़ाता है। ये सभी मिलकर व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुंच को मजबूत करते हैं। जी हां दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जापान के बाद सीधे इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड की यात्रा पर पहुंचे हैं। दोस्तों, ऊपर से देखने में सबको यही लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्मली इन विदेश यात्रा पर गए हैं, लेकिन इसके पीछे की जो हकीकत है वो हर कोई आपको नहीं बताएगा। दोस्तों, बड़ा ही डीप भारत का एजेंडा है जो हमने आपको क्लियर आउट किया है। एक समुद्री आर्क यानी घेरा जो पूर्वोत्तर एशिया से दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत तक फैला है। टोक्यो, जकार्ता, कैनबरा, वेलिंगटन और नई दिल्ली में नीति निर्माता काफी हद तक एक जैसे सवालों से जूझ रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को अलग करना मुश्किल होता जा रहा है, तो वे टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और औद्योगिक इनपुट तक पहुंच कैसे सुरक्षित करें, ये सवाल धीरे धीरे एक जैसी सोच की ओर लेकर जा रहे हैं। अब मौका सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत करने का ही नहीं, बल्कि खास तौर पर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ जोड़ने का है, क्योंकि ये तीनों देश उस क्षेत्र के बारे में एक जैसे नतीजों पर पहुंच रहे हैं जो उनके लिए साझा है। इससे चीन की चुनौतियों से पार पाने में आसानी होगी। दोस्तों, यानी भारत ने इसी पिछले 2 महीनों में जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, इन सब को साध लिया, इन सब को अपने पाले में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, और अब इन देशों के साथ मिलकर अपना भारत चीन को तगड़ा जवाब देगा इंडो पैसिफिक में, जहां पर चीन को एक बार फिर अपने नीतियों पर सोचने पर मजबूर कर देगी। और जो वो भारत को हल्के में ले रहा था, हल्का समझने का प्रयास कर रहा था, अब अपने कान पकड़ लेगा कि भारत भी पूरा पूरा टक्कर दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी और अहम जानकारी थी जो हमने आपको बताया है। समझने वाली बात है दोस्तों, जो पीछे की पूरे इस पिक्चर को समझ पाएंगे वो अच्छे से जान पाएंगे कि रियलिटी में यह दौरा कितना महत्वपूर्ण था अपने भारत के लिए। जो समझ पाए हैं दोस्तों वो कमेंट में लिखकर बताइएगा, और साथ ही साथ सामने लाइक का बटन है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भारत देश के लिए और इंडो पैसिफिक में भारत के दबदबे के लिए एक लाइक तो बनता है, तो 1 सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, इस लाइक के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां क्या भारत के चिकन नेक को निशाना बनाने की चल रही है तैयारी? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है दोस्तों क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट, पूर्व एजेंट लकी बिष्ट ने चिकन नेक को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। लकी बिष्ट ने अपने दावे में कहा है कि बांग्लादेश में कई टेरर कैंप चल रहे हैं। लकी बिष्ट ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश में चल रहे इन टेरर कैंपों में पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर और ISI मिलकर इन आतंकवादियों को ट्रेंड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ISI चीफ आसिम मलिक ने 2025 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान इन कैंपों का गुप्त विजिट भी किया था, जिनकी भनक बाहर नहीं आने दी गई थी। आपको बता दें वो कौन से 4 इलाके हैं जिनमें टेरर कैंप मौजूद है, तो आपको बता दें पहला है रंगपुर, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के सबसे करीब है। फिर है चटगांव हिल ट्रैक्स, यहाँ ISI के इशारे पर हुजी भी और लश्कर सक्रिय है, काफी एक्टिव है। तीसरा है सिलहट दोस्तों, यहाँ अलकायदा से जुड़े अंसारुल्लाह बांग्ला टीम बोले तो ABT के गुप्त कैंप मौजूद है। चौथा और अंतिम टेरर कैंप है नेत्रोकोना में, यहाँ ISIS समर्थित JMB और नव JMB पैर पसार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लकी बिष्ट का आप ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। ये चिकन नेक क्षेत्र भारत के लिए कितना अहम है आपको बता दे। दरअसल भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही चिकन नेक कहा जाता है, जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पश्चिम बंगाल में है, ये एक पतला सा रास्ता है। इसी रास्ते से भारत अपने 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये नाम इसके पतले आकार और संवेदनशीलता के लिए दिया जाता है। भारत के इस इलाके में सबसे संकरी जगह पर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है, इसीलिए ये भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील जगह है। अगर यह हिस्सा देश के हाथ से निकल जाए तो भारत के 2 हिस्से अलग हो जाएंगे दोस्तों। इससे ही आप समझ सकते हैं ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये चिकन नेक वाला एरिया। ये कॉरिडोर 8 राज्यों बोले तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। उनके इस दावे ने और उनके इस चेतावनी में वाकई में भारत की
की आंखें खोल दी हैं दोस्तों। भारत की चिंता बढ़ा दी है कि अब भारत को इस क्षेत्र में पहले से काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या है इस पर आपकी राय है? नेक्स्ट खबर बता दें। नेपाल की बालेंद्र सरकार ने भारतीय बॉर्डर पर दी बहुत बड़ी राहत। 18 कस्टम पॉइंट्स पर खोल दी एंट्री। 9 किलोमीटर तक आवाजाही कर दी मुफ्त। दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी। आखिरकार भारत को मिला बड़ा फायदा नेपाल का लगाम खींचने का। जी हां, नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार ने भारत से लगी सीमा पर बहुत बड़ी राहत देते हुए 18 बॉर्डर एंट्री पॉइंट को फिर से खोल दिया है। इससे दोनों देशों के सीमावर्ती नागरिकों के साथ ही पर्यटकों के लिए आना जाना आसान हो गया है। लंबे समय से नेपाली लोग इन बॉर्डर पॉइंट पर भंसार बोले तो कस्टम दफ्तरों को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल सरकार ने भीसवा और ठोडी समेत 18 कस्टम पॉइंट्स को फिर से संचालित करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत बॉर्डर से 9 किलोमीटर तक वाहन बिना किसी शुल्क के आवाजाही कर सकेंगे। इसके आगे जाने के लिए उन्हें कस्टम के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इन कस्टम पॉइंट्स के खुलने से 4 पहिया वाहनों से नेपाल जाने वाले भारतीयों को बहुत आसानी होगी। हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारतीय वाहनों को इन एंट्री पॉइंट्स पर डिजिटल माध्यम से कस्टम क्लियरेंस और प्रवेश की सीधी सुविधा उपलब्ध होगी। क्यूआर कोड और मोबाइल स्कैनर के जरिए कुछ मिनट में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, भारत अमेरिका से मजबूत साझेदारी चाहता है लेकिन उन पर निर्भरता बिल्कुल भी नहीं चाहता। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत पश्चिम के साथ बिल्कुल सहयोग चाहता है लेकिन पश्चिम ध्वंस पसंद नहीं। भारत अमेरिका के रिश्तों के बीच यही बात आड़े आ रही है दोस्तों। पूर्व भारतीय राजनयिक कमल सिंबल ने एक्सपोस्ट में लिखा कि दो देश एक समान सांस्कृतिक रणनीति साझा नहीं करते। भारत ने सैन्य गठबंधन से मना कर दिया जबकि अमेरिका इसी रास्ते पर अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा है। भारत ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाना चाहता है तो वहीं अमेरिका लोकतंत्र, मानवाधिकार और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था जैसे वैचारिक पैमानों को अपनाता है, भले ही वो उन्हें लचीले ढंग से लागू करे। तुर्की और फ्रांस जैसे देशों में भारतीय राजदूत रहे कमल सिंबल ने लिखा कि भारत के सामने एक अनोखी चुनौती है। वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ करीबी और फायदेमंद रिश्ते चाहता है लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उनकी आवश्यकता से ज्यादा ताकत को कम करने की दिशा में भी काम करना चाहता है। इसीलिए भारत एक साझेदार भी है और एक प्रतिस्पर्धी भी। दोस्तों यही वजह है कि भारत ब्रिक्स और एससीओ जैसे गैर पश्चिमी समूहों में शामिल होता है। ये मंच सहयोग के वैकल्पिक रास्ते देते हैं और ऐसी व्यवस्था पर अत्यधिक निर्भरता कम करने में मदद करते हैं जो अभी भी काफी हद तक पश्चिमी देशों द्वारा तय की जाती है। दोस्तों उधर बता दें, आखिरकार भारत ने ईरान युद्ध से लिया सबक। हॉर्मुज संकट के बाद कर दिया बड़ा ऐलान। ओएनजीसी बनाएगी करोड़ों बैरल का रणनीतिक तेल भंडार। जी हां दोस्तों, भारत समझ गया कि अब कैसे उसको अपने लिए खड़ा रहना पड़ेगा। जी हां, ईरान युद्ध के दौरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य में आई बाधाओं से सबक लेते हुए भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। देश की प्रमुख तेल एवं गैस कंपनी बोले तो ओएनजीसी ने कर्नाटक के मंगलुरु में 1.75 मिलियन टन यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख बैरल क्षमता का नया रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर बनाने की योजना की घोषणा कर डाली है। भारत सरकार भविष्य में ओडिशा के चांदी खोल में लगभग 4 मिलियन टन और पाटूर में 2.5 मिलियन टन क्षमता के नए रणनीतिक तेल भंडार विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। दोस्तों भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक और उपभोक्ता है। ईरान युद्ध के दौरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अवरोध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई थी। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस का परिवहन इसी समुद्री मार्ग से होता है जिससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी तगड़ा असर पड़ा। ओएनजीसी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इस नए भंडार के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति केंद्र सरकार से मांगेगी। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत में फिलहाल मंगलुरु, पादुर और विशाखापत्तनम में कुल 5.33 मिलियन टन क्षमता वाले रणनीतिक तेल भंडार मौजूद है। इनका संचालन सरकारी कंपनी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड बोले तो ISPRL करती है। मंगलुरु स्थित मौजूदा 1.5 मिलियन टन क्षमता वाले भंडार का आधा हिस्सा मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL के पास है जबकि शेष क्षमता यूएई के एडनॉक को लीज पर दे दी गई है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस वर्ष यूएई यात्रा के दौरान एडनॉक ने भारत में अपनी कच्चे तेल की भंडारण क्षमता 3 करोड़ बैरल तक बढ़ाने की योजना की घोषणा की थी। साथ ही फुजैरह में भी भारत के लिए संभावित रणनीतिक भंडारण पर सहयोग की बात कही गई थी। दोस्तों उधर बता दें,
ये जानकारी यानी ओएनजीसी जो करोड़ों बैरल का रणनीतिक तेल भंडार बनाएगी, ये जानकारी ऐसे समय में आई है दोस्तों जब अमेरिकी सीनेट ने एक नया कदम उठा दिया है भारत को लेकर। ट्रंप सरकार के निशाने पर भारत दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो भी रशिया से तेल खरीदना अब महंगा कर सकता है भारत के लिए। अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों पर दबाव बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिकी सीनेट के 4 प्रभावशाली सांसदों ने ट्रंप प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद रूस विरोधी प्रतिबंधों से जुड़े नए विधेयक को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस प्रस्तावित कानून का असर भारत जैसे देश उन देशों पर भी पड़ा है जो अब भी रशिया से ऊर्जा आयात कर रहे हैं। रिपब्लिकन सांसद और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी लिंडसे ग्राहम, रिपब्लिकन सीनेटर रोजर विकर तथा डेमोक्रेटिक सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल और जीन शाहीन ने संयुक्त बयान जारी करके यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में नागरिकों पर रशिया के हमले जारी रहने के बीच ऐसे देशों पर आर्थिक दबाव बनाना बहुत जरूरी है जो रूसी तेल और गैस खरीद कर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं। ऐसे में अगर यह विधेयक मौजूदा या संशोधित स्वरूप में पारित हो जाता है तो रशिया से ऊर्जा आयात करने वाले देश को, जिनमें कि खासकर भारत और चीन के सामने नई कूटनीतिक और आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कानून का अंतिम मसौदा क्या होगा और अमेरिकी प्रशासन इसमें छूट संबंधित प्रावधानों का इस्तेमाल किस तरह करता है। और इसीलिए दोस्तों अपना भारत इस मामले में भी अब आत्मनिर्भर बनता दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत लिखना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां क्या अमेरिका से समझौते के तुरंत बाद ही परमाणु हथियार बना रहा था ईरान। सैटेलाइट तस्वीरों ने बड़ा खुलासा करके सबको चौंका दिया दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच गहराते युद्ध के बीच एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी अपडेट सामने आई है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने यह आशंका पैदा कर दिया है कि ईरान ने जून के आखिर में अमेरिका के साथ हुए 14 सूत्रीय सहमति पत्र एमओयू पर दस्तखत करने के चंद दिनों बाद ही उसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। इस समझौते के तहत तेहरान ने भरोसा दिया था कि वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। सीएनएन की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अनुसार इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ मिलकर किए गए सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि ईरान अपने संदिग्ध परमाणु ठिकानों को फिर से बना रहा है। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध विराम समझौते को खत्म यानी एंड घोषित कर चुके हैं और इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान पर भीषण बमबारी के आदेश दिए थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब यह बहस और तेज हो गई है कि क्या मौजूदा सैन्य टकराव से पहले ही ईरान ने समझौते की पीठ में छुरा घोंप दिया था। वही अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां सबसे बड़ी चौंका देने वाली जानकारी सामने आ रही है। वियतनाम के समंदर में पलटी नाव, उसमें सवार सभी भारतीयों के नाम भी सामने आ गए दोस्तों। 32 में से 15 पर्यटकों की मौत की जानकारी, जिनमें 13 पुरुष और 2 महिलाएं। जी हां दोस्तों, बता दें वियतनाम के खूबसूरत और शांत दिखने वाले समंदर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आई है जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। वियतनाम के प्रसिद्ध फू कवोक द्वीप के पास लहरों की सवारी कर रहे 32 भारतीय पर्यटकों की खुशियां पल भर में चीख पुकार में बदल गई। पर्यटकों को ले जा रही एक नाव अचानक अनियंत्रित होकर समंदर के बीचों बीच पलट गई। वियतनाम बॉर्डर गार्ड्स ने सभी 36 लोगों को निकाल लिया, जिनमें से 21 भाग्यशाली पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 15 पर्यटकों के शव बरामद हुए हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 15 पर्यटकों जिनकी मौत हुई है उनमें 13 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। सभी जीवित बचे घायलों को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया है। दोस्तों इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।